हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं नीट काउंसलिंग के लिए, स्टेट लेवल काउंसलिंग की बात करें या ऑल इंडिया लेवल की। इस वीडियो में दोनों के बारे में हम जानेंगे कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए अप्लीकेबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब नॉन मैंडेटरी। उसके फॉर्मेट के बारे में जानेंगे और गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, वो कैसे बनाया जा सकता है, किन के लिए अप्लीकेबल है, जनरल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट या OBC NCL हो, SC ST सर्टिफिकेट हो, इन सब सर्टिफिकेट्स को आप कितने समय कब का बना हुआ तो वैलिड है और किस डेट तक का बना हुआ रहेगा तो वैलिड रहेगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा होता है, उसके लिए क्या सर्टिफिकेट बनाना होगा। आप अगर रिलीजियस माइनॉरिटी से आते हैं तो उसमें भी बेनिफिट होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उसके लिए सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। एम्बेसी सर्टिफिकेट जो कि NRI स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, वो कैसे बनेगा। फ़ॉरेन, अगर आप फ़ॉरेन ग्रेजुएट हैं या OCI कैंडिडेट्स हैं तो आपको क्या सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारा पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो neetmentor.co.in पे जा कर के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग अभी से लेकर के जब तक आपको सीट अलॉट नहीं हो जाती है, रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेप्स जिसमें डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कहाँ का रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कहाँ आपको सीट मिल सकती है, और आफ्टर एवरी राउंड एनालिसिस एंड डिस्कशन, ये सब उसमें रहता है। और कभी भी आप कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। एक पैकेज जो भी है जिसमें आपकी एडमिशन की सारी जिम्मेदारी हमारे पास रहती है और उसमें कंफर्मेशन की गारंटी रहती है सीट मिलने की। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है कि 10th एंड 12th का, 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये तो आपके पास ओरिजिनल रहना ही रहना चाहिए। और जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो अभी से लग जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगा तो अच्छे रैंक लाने के बाद भी आपको सीट नहीं मिल सकती है। कुछ क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों मस्ट है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आपके पास और आ चुका है, जब आपने एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उसको अच्छी तरह से आप सेव करके रख लें। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हो गया एडमिट कार्ड तो उसका खेला ख़त्म, ऐसा नहीं है। उसको आप सेव करके रख लें, PDF कॉपी डाउनलोड किए थे उस PDF को सेव करके रख लें, ताकि कभी भी प्रिंट आउट निकाल करके कलर प्रिंट आउट आप उसको रिपोर्टिंग के समय, ये सब डॉक्यूमेंट्स कब लगते हैं, रिपोर्टिंग के समय जब कॉलेज अलॉट हो जाएगी। कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जाता है, PDF सॉफ्ट कॉपी या तो इमेज के फॉर्मेट में, तो वो तो आप देख सकते हैं स्कैन करके। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं कॉलेज की। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आप वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे, वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा और फिर से वो कोटा उसमें नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए चला जाएगा। तो नीट एडमिट कार्ड भी आप रख लें एक जगह। उसके बाद होती है नीट की फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, जैसे MCC का किया है या कोई स्टेट का किया है, तो जब उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक फ़ाइनल पेज आता है। फाइनल पेज में सारे डिटेल्स रहते हैं, नेम से लेकर के क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, आपका एड्रेस डिटेल्स, और जो भी आप उसमें फिल करते हैं, फ़ोटोग्राफ्स, एवरीथिंग, जिसमें सारा स्टेप 1 स्टेप 2 जितने स्टेप्स हैं सारे डिटेल्स एक जगह दिखते हैं। वो फाइनल पेज का प्रिंट आउट आपको रखना होगा, जिससे पता चले कि आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया था। तो वो MCC की वेबसाइट पे करें, नेशनल लेवल काउंसलिंग के लिए या स्टेट लेवल के लिए, जो भी अप्लीकेबल हो उस काउंसलिंग के लिए, उसका अप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद स्कोर कार्ड आएगी जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 14 जून को डेट दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि डेट्स पे ही आ जाएगा। रीनीट का बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है, लेकिन रीनीट करवाना एक बहुत ही टफ़ डिसीजन है और ही मतलब 25 लाख कैंडिडेट्स के लिए फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। कुछ सेंटर पे दोबारा एग्ज़ाम कराया जा सकता है, अदरवाइज होल एंड सोल सभी के लिए नया एग्ज़ाम कंडक्ट कराना मुश्किल होगा। और कुछ सेंटर पे भी एग्ज़ाम अगर कंडक्ट किया गया तो वो लोग भी पिटिशन डालेंगे दूसरे लोग कि कुछ इस सेंटर पे क्यों किया गया, मेरा भी सेम प्रॉब्लम था, हमारे लिए भी पेपर लीक हुआ था जिससे हमें लॉस हो रहा है, तो हमारे लिए भी किया जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं भी
एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा रीनीट, क्योंकि एक प्रैक्टिकल भी होता है, एक आप जो चल रहा है उसके अनुसार से देखते हैं। हम लोग इसको कई सालों से देखते आ रहे हैं और हर एक साल नीट के एग्जामिनेशन और पेपर लीक से रिलेटेड कुछ न कुछ न्यूज़ उड़ते हैं और इसमें रियलिटी भी रहता है कि पेपर लीक होता है, ऐसा नहीं कि न्यूज़ ही रहता है। तो स्कोर कार्ड आपको जब मिलेगा तो स्कोर कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, सीट अलॉट होगी तो एक अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होगा उसी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल से, तो वो सीट अलॉटमेंट लेटर कहलाती है। वो एमसीसी का हो या जिस स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं उसका हो। उसके बाद अगर किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं अदर देन जनरल कैटेगरी लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो जिनके लिए अप्लीकेबल है वो सर्टिफिकेट कैसे बनेगा इसका मैं डिटेल में बताऊंगा। उसका वैलिडिटी डेट क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा। रिन्यू करवाना है कि नहीं करवाना है ये भी बताऊंगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपने एडमिट कार्ड में चिपकाए थे, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय अपलोड किया था स्कैन करके, सेम फ़ोटोग्राफ आपको 10 कॉपी रखनी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपके पास पहले ही होगी क्योंकि इस प्रूफ के साथ ही आपने एग्जामिनेशन दिया था। तो ये आधार कार्ड रह सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अटेस्टेशन किसका, कैंडिडेट का। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मल्टीपल सेट्स बना लें, कम से कम 2 सेट जेरोक्स कॉपी, और उस पर अपना अटेस्टेशन कर दें। अब क्लास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जो कॉलेज के द्वारा मांगे जाते हैं। और जब भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलती है तो रिपोर्टिंग में जाने के पहले आप उस कॉलेज के वेबसाइट पे जो एडमिशन विंग है उस पेज पे आप जाके देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहता है और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दिया रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिक मांगे जाते हैं उस कॉलेज के द्वारा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देख लेना है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें अगर नहीं है तो उस नंबर पे पता भी कर लेना है क्या ये मैंडेटरी है, अगर है तो क्या अभी सबमिट करना ज़रूरी है रिपोर्टिंग के टाइम पे, या बाद में कुछ टाइम भी मिलेगा सबमिट करने के लिए। ऐसा भी होता है जैसे ये सब टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इन सब को सबमिट करने के लिए टाइम भी मिल जाता है। तो इसके कारण से आपकी एडमिशन प्रोसेस, रिपोर्टिंग प्रोसेस रुकती नहीं है। तो अगर आपके पास टीसी या लिविंग सर्टिफिकेट हो या नहीं मिला है तो आप प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से जाके ले सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अमूमन तब मिलता है जब आप दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो आपको टाइम देगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जहाँ प्रीवियस इंस्टीट्यूट से। अब बात आती है कि जब स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो उसमें आपको डोमिसाइल क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है, तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ये कहाँ से बनेगा, ये लोकल तहसीलदार ऑफिस से बनता है। तो हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो सारे क्राइटेरिया को समझ करके उन ऑफिसर से बात करके आप देख लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और उसको बनवा लें तत्काल में। अगर पुराना है तो रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट एकदम से अप टू डेट सेम ईयर का नहीं चाहिए होता है, पहले का भी चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो ज़रूर बनवा लें। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा स्टेट, होम स्टेट है, इससे नहीं चलेगा। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। उसके बाद अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है और आपने अपीयरिंग में नीट क्रैक नहीं किया, 1 साल गैप लेकर के पढ़ाई की है, तो बहुत सारे रिपोर्टिंग के समय आपको जगह गैप सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और ऐसा नहीं है कि सभी जगह मांगा जाएगा। तो गैप सर्टिफिकेट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपका हेल्थ कंडीशन क्या है उसके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको उनके लेटर हेड पे बनाना होगा। गैप सर्टिफिकेट की बात करें तो ये MBBS इसका एक फॉर्मेट है, और ये जस्ट एन एफिडेविट रहता है 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, और ये आप कोर्ट में जा कर के किसी एडवोकेट को कंसल्ट करके 1-2 घंटे में बना सकते हैं। वो टाइप करके और 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे टाइप करके नोटराइज करके दे देंगे और आपको साइन करना होगा।
इसमें ही रहता है कि देर इज़ अ गैप ऑफ दीज मैनी ईयर्स इन माई स्टडीज़ फ्रॉम दिस टू दिस डेट, ओके, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस, इलीगल एक्टिविटीज़ और नो क्रिमिनल केसेज आर पेंडिंग अगेंस्ट मी। तो ये सब डिक्लेरेशन करके ऑन 100 रुपीज़ स्टाम्प देना होता है। बात करें जनरल कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने EWS मेंशन किया है या OBC मेंशन किया है जब आपने फॉर्म भरा था, लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट एट द टाइम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जब रिपोर्टिंग के लिए जाना है, या आपको पहले से लग जाता है कि मेरे पास अब डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे MCC की या स्टेट की, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, ध्यान से सुने, MCC की पोर्टल पे दोबारा से कैटेगरी भरने की ऑप्शन नहीं आएगी, लेकिन जब स्टेट का काउंसलिंग करेंगे दोबारा से वहाँ पे कैटेगरी भरने की ऑप्शन आएगी। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। जो स्टेट काउंसलिंग होता है उसमें कई सारे ऐसे कास्ट रिजर्वेशन रहता है जो कि नेशनल लेवल पे अप्लीकेबल नहीं हो। कुछ ऐसे रहेंगे जो OBC, EWS, SC, ST इन रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, बल्कि इससे डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जाएं महाराष्ट्र में तो NT1, NT2, NT3, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सुना भी नहीं होगा कि ऐसा ऐसा कैटेगरी होता है। VJ ये सब भी होता है। तो जब वहाँ पे जाएंगे भरने के लिए तो वो कैटेगरी भरना होगा, इसके लिए वहाँ पे कैटेगरी फिल करने का ऑप्शन देता है। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे उनको पता है कि कैटेगरी तो EWS, OBC, SC, ST ही होगी या PH होगी, तो वो क्या करते हैं, और नेशनलिटी या तो इंडियन होगी NRI, तो वो NTA की वेबसाइट से डिटेल्स फेच करके नॉन एडिटेबल कर देते हैं। तो अगर आपका कैटेगरी आपने भरा था OBC, लेकिन OBC NCL नहीं बन पा रहा है आपका, ये कंफर्म है, तो फिर तो आप फंस जाएंगे, लेकिन फंसेंगे नहीं। इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन, एक विंडो प्रोवाइड किया जाता है। उस विंडो के ड्यूरेशन में आपको एक स्पेशल एडिट का ऑप्शन दिया जाता है कैटेगरी के लिए, और उसमें कुछ एडिशनल पेमेंट करके, थोड़ा सा अमाउंट पेमेंट करके वो कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन आता है, वो ध्यान से आपको देखनी होगी। तो उसमें क्या कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी से नॉन रिजर्व में चेंज कर सकते हैं। मतलब OBC से जनरल, EWS से जनरल, SC से जनरल, ST से जनरल। ऐसा नहीं कर सकते कि ST किया था तो फिर SC कर दें, या OBC किया था तो EWS कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी कैटेगरी है उसको जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर जनरल भरा था, बाद में पता चला कि नहीं हमारा OBC बन जाएगा या EWS बन जाएगा, तो वो नहीं कर सकते, आप जनरल से EWS में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये लेटेस्ट लास्ट ईयर के अनुसार से अपडेट है, ओके। तो जो भी EWS सर्टिफिकेट आपको बनानी है तो ये 2 तरह की होंगी, नेशनल लेवल की अलग होगी और स्टेट लेवल की अलग होगी। नेशनल लेवल का जो फॉर्मेट है वो आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे आप बना सकते हैं। उसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा इनकम सर्टिफिकेट के लिए, जो कि 18 ईयर्स प्लस और आपके फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनकी इनकम को टोटलिंग करके 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनाना होगा। अगर वो बोलते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट बनाइए लेटेस्ट, और एक कब का बना होना चाहिए, जितने भी कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए। 1 अप्रैल 2024, मतलब कि ये जो करंट फिनंशियल ईयर है उसके अनुसार से वो देखेंगे कि आप EWS क्राइटेरियम फुलफ़िल करते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि पहले आपका फादर का सैलरी उतना नहीं था, लेकिन प्रमोशन के बाद उनकी सैलरी जो EWS क्राइटेरिया है उससे बढ़ गई, तो उनका अभी EWS अप्लीकेबल नहीं होगा, आपका EWS अभी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसीलिए उनको अप टू डेट करना पड़ता है सर्टिफिकेट्स को। और ये जो सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं इसमें कुछ ऐसा फोर्जरी करने की कोशिश आप लोग नहीं करें कि हम लोग गलत से बना लेंगे फिर एडमिशन ले लेंगे। जब वेरिफिकेशन होगा तो आपका करियर विल बी एट स्टेक। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाएं प्रॉपर बनाएं, वेरिफिकेशन के साथ बनाएं, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन दोबारा से हो सकता है। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, सिर्फ OBC में आने से आपको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉट बेस्ड ऑन द कैस्ट सिस्टम ओनली, आपको नॉन क्रीमी लेयर में भी आना होगा। तो उसके लिए जो क्लॉज हैं वहाँ पे वो देख करके इसके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे, तभी बन पाता है। तो इसको भी
1 अप्रैल 2024 के बाद के डेट में बना लें, मतलब रिन्यू करा लें अगर बना हुआ है तो, नहीं बना हुआ है तो लेटेस्ट बना लें इस ईयर फिनेंशियल ईयर के लिए। फॉर्मेट आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा नीट 2024 का। SC ST में भी सेम चीज़ है कि आपको इसी फॉर्मेट में बनाने हैं जो फॉर्मेट दिया हुआ है। आप MCC के लिए MCC का फॉर्मेट जो नेशनल लेवल फॉर्मेट है उसको फॉलो करेंगे, अपने स्टेट लेवल का वहाँ पे नहीं चलेगा। और इसमें क्लॉजेज दिए रहते हैं, सारे क्लॉजेज मेंशन होने चाहिए। या तो अगर आपका स्टेट अगर आपका हिंदी में बना हुआ है तो आप इसको इंग्लिश में ही बनाएं। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड, जैसे हिमाचल प्रदेश में सिंगल गर्ल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है, जिनको रिजर्वेशन मिलती है सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आप एज ए कैंडिडेट एक ही सिबलिंग है, आपके कोई भाई बहन नहीं है और आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो इसका एफिडेविट बनाना होता है जिसका फॉर्मेट भी प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। उसके बाद जो मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उनको भी सेल्फ डिक्लेरेशन एक बनाना होता है, या तो इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया गया हो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट तो वो भी चलेगा। और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि माइनॉरिटीज़ का कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है, ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है। और कभी कभी ये बहुत बड़ा एक एक्स फैक्टर बनता है सीट दिलाने में, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन होती है और काफ़ी अच्छे कॉलेजेज होते हैं कैटेगरी में, उसमें आपको कम स्कोर में सीट मिल सकती है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा जब ओपन स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो उसमें माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट के लिए अपने स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं या सबको बराबर दे रहे हैं, उसके अनुसार से पता करके ही वो काउंसलिंग भरें ताकि आपको माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे बेनिफिट मिल पाए। NRI सर्टिफिकेट की बात करें तो NRI सर्टिफिकेट में स्पॉन्सरशिप होता है। कैंडिडेट आप खुद NRI नहीं है, आपके पास NRI का डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके ब्लड रिलेटिव अप टू 3rd डिग्री NRI हैं तो उनके स्पॉन्सर से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन कैंडिडेट फॉर NRI कैंडिडेट्स बनाना होगा। मतलब जहाँ पे आपके रिलेटिव रह रहे हैं जिस भी कंट्री में, उस कंट्री के में इंडियन एम्बेसी में जा कर के आपको एम्बेसी सर्टिफिकेट बनाना होता है, जो प्रूफ करता है कि जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो NRI हैं। ओके। और भी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनानी पड़ती है, जैसे फैमिली ट्री जो रिलेशन बताता है कि कैंडिडेट और स्पॉन्सर के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद कुछ एफिडेविट बनानी होती हैं, 3-4 तरह की डॉक्यूमेंट इसमें हो लगती हैं। अगर आप फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हैं या OCI कैंडिडेट हैं तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप होता है, तो वो आपको बना करके रखना होगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स रहते हैं। अगर सर्टिफिकेट्स जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा अगर मिसिंग है, नहीं है आपके पास, तो इसको ज़रूर ही अभी से बनाना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें कई सारे लोकल ऑफिसेज होते हैं, वो काफ़ी टाइम लेते हैं। कभी उनके पास BDO, कभी SDO नहीं रहते हैं, कभी उनके पास कर्मचारी, तहसीलदार ये सब नहीं रहते हैं, तो उसके कारण से टाइम लग सकता है। तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बना लें। अगर समय से नहीं बना तो हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिल पाए, सेकेंड राउंड में हो सकता है वो सीट बची ही नहीं हो, तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, इसको बेसिक है लेकिन रेडी करके रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।